केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है और दूसरा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और नेक्स्ट है, जो रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफल को क्या कहते हैं? तो उत्पाद या प्रतिफल जो बनता है रिएक्शन के बाद। तो जो डैश के पहले रहेगा ये अभिकारक है, ये क्या होगा? उत्पाद या प्रतिफल होगा। जैसे H2 और O2 से रिएक्शन करेगा, H2O बनेगा और कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या है? तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करेगा। NOH प्लस HCl से रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटेगा, तो ये क्या हो गया? तो ये प्रतिफल यानी उत्पाद हो गया। और ये क्या हो गया? तो रिएक्शन से पहले वाला होता है अभिकारक होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं जैसे फलस्वरूप जो रासायनिक रिएक्शन होता है उसके बाद जितनी भी घटनाएं होता है, पहला होता है ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन होता है पहला में, जब चूना और पानी आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ताप बढ़ता है। जब पानी और ग्लूकोज मिलता है तो ताप घटता है। पानी और ग्लूकोज मिलेगा तो ताप घटेगा, चूना और पानी मिलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थात अभिक्रिया फलस्वरूप ताप में क्या होता है? परिवर्तन होगा। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ताप में परिवर्तन होगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप में दो काम होता है, ताप में वृद्धि होगा तो ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी, और ताप में कमी होगा तो ऊष्मा शोषी कहेंगे। ताप में वृद्धि होगा तो ऊष्माक्षेपी, ताप में कमी होगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। पहला दूसरा करा गैस का बनना, जैसे HCl से सोडियम क्या रिएक्शन कर रहा है तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त होगा। HCl से सोडियम रिएक्शन करेगा तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा जब HCl और सोडियम से रिएक्शन करके NaCl बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। नेक्स्ट है H2SO4 से पोटेशियम रिएक्शन करेगा, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से पोटेशियम रिएक्शन करता है तो K2SO4 बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। K2SO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त होगा। उसी प्रकार जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 क्या करेगा? रिलीज करेगा गैस को। तो ये क्या कर रहा है? गैस को रिलीज कर रहा है। HCl प्लस NO2CO3 से रिएक्शन करेगा तो NaCl बनेगा प्लस H2O प्लस CO2 क्या करेगा? रिलीज करेगा। NaCl H2O प्लस CO2 क्या करेगा? रिलीज करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन से रंग परिवर्तन होगा, तो पान खाने के बाद रंग परिवर्तन होता है तो ये रंग परिवर्तन करता है केमिकल रिएक्शन। चौथा क्या करेगा? तो अवस्था में परिवर्तन करेगा, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन में गैस है, तो ये क्या मिल गया? तो गैस मिलकर क्या बनता है? तो H2O का निर्माण करेगा यानी लिक्विड बन जाएगा। तो अवस्था में भी परिवर्तन कर देता है रिएक्शन। अभिक्षेप और पांचवा क्या करती है? तो अभिक्षेप को बनाती है। जब रिएक्शन अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, जब रिएक्शन की अभिक्रिया के फलस्वरूप जब कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है तो वह क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप कहलाता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अर्जेंटम नाइट्रेट है, AgNO3 और NaCl से रिएक्शन करेगा तो AgCl बनेगा और सोडियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा? तो नीचे बैठ जाएगा। सोडियम नाइट्रेट नीचे बैठ जाएगा यानी अवक्षेप प्राप्त होगा। तो AgNO3 अब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो AgCl बनेगा और सोडियम नाइट्रेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, तो पहला इसका संयोजन अभिक्रिया, जो जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करता है, एक रिएक्शन का निर्माण करेगा, संयोजन। दूसरा वियोजन या अपघटन या विघटन अभिक्रिया, और तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा अवक्षेपन अभिक्रिया, और पांचवा उदासीकरण अभिक्रिया, और छठा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, और सातवां उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होते हैं, और आठवां रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो टोटल 8 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, एक छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं?
तो संयोजन अभिक्रिया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl का निर्माण करेगा, और सल्फर और प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन या विघटन अभिक्रिया, जब एक जटिल अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में बदल जाए। जटिल अणु टूटकर एक क्या किया जाए, तो सरल अणु में बदल जाए, ये क्या होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है। एक जटिल अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में बदल जाए, ये क्या कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखो जटिल अणु था और छोटे छोटे में टूटे, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, और पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड या जो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड में टूटेगा। पोटेशियम क्लोराइड है जो किस में टूटता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड में टूट रहा है। जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और NO2 बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट है जो लेड नाइट्रेट को हीट देंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये सब क्या है, तो उसमें अपघटन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म हीट दिए, पोटेशियम क्लोराइड के हीट दिए, तो ये सब क्या है, तो ये सब हीट देने के बाद अपना रिएक्शन चेंज कर देती है, उसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे उसमें अपघटन की अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन। वियोजन होता है जो उसमें अपघटन अभिक्रिया, जो ऊष्मा की सहायता से टूटता है, जो ऊष्मा की सहायता से टूटेगा उसे उसमें अपघटन कहेंगे। जैसे देखो उसमें अपघटन में वो अभिक्रिया का उदाहरण है, जैसे SO3 हो गया, SO2 हो गया, Fe2O3 हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड हो गया, और फेरिक ऑक्साइड और फेरस सल्फेट, ये सब क्या है, तो उसमें अपघटन है। SO3 SO2 Fe2O3 FeSO4 ये सब क्या है, तो उसमें अपघटन के रूप में कार्य करते हैं। और इसका जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटेगा, ये हो गया। दूसरा वैद्युत अपघटन, जो विद्युत की सहायता से टूटे, जो विद्युत की सहायता से टूटता है, जैसे Na पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रिक देंगे तो सोडियम और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी वियोजन अभिक्रिया। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो एल्युमिनियम पर प्लस चार्ज होता है, ऑक्साइड पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें एल्युमिनियम और O2 का निर्माण करेगा। तो ये सब क्या है, तो हीट देने के बाद अपना चेंज हो रही है। नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, जो प्रकाश की सहायता से टूटता है। जैसे 2Ag अर्जेंटम ब्रोमाइड को जब हीट प्रकाश की लाइट में रखेंगे तो इसमें अर्जेंटम और ब्रोमाइड में टूटेगा। उसी प्रकार अर्जेंटम क्लोराइड को अर्जेंटम और क्लोराइड में टूट जाता है, अर्जेंटम क्लोराइड, और अर्जेंटम आयोडाइड है जो अर्जेंटम और आयोडाइड में टूट जाएगा। तो ये उसमें के कारण क्या होता है, ब्रोमाइड दोनों अर्जेंटम ब्रोमाइड, अर्जेंटम अलग हो रहा है, ब्रोमाइड भी अलग हो रहा है, अर्जेंटम क्लोराइड में अर्जेंटम भी अलग हो रहा है, क्लोराइड भी अलग हो रहा है, और अर्जेंटम आयोडाइड में क्या हो रहा है, तो अर्जेंटम भी अलग हो रहा है, आयोडाइड भी अलग हो रहा है। ये किसके कारण, तो प्रकाशीय अपघटन के कारण क्या कर रही है, तो टूट रही है। और नेक्स्ट है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी एक तत्व दूसरे की यौगिक तत्व को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। एक तत्व दूसरे की यौगिक को विस्थापित कर देगी तो एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा तो Zn, जैसे देखो Zn FeSO4 है, Zn प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे तो ZnSO4 का निर्माण करेगा, ये आके इसमें जुड़ गया, और ZnSO4 और Fe को रिलीज कर देगा, ठीक है। उसी प्रकार फेरस को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा, कॉपर को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये क्या है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट या उभय विस्थापन कहते हैं, द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब किसी यौगिक के तत्व द्वारा अन्य यौगिक के तत्वों के विस्थापित किया जाता है अतः आयनों का क्या हो जाए, आदान प्रदान होता है, फलस्वरूप होने वाली अभिक्रिया। जैसे इसमें दोनों चेंज होगा, आवर्सन और डिस्प्लेसमेंट में एक चेंज होता है। तो सोडियम क्लोराइड है जो अर्जेंटम नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड में नाइट्रेट मिल जाएगा और अर्जेंटम क्लोराइड में मिल जाएगा, तो ये बन जाता है सोडियम नाइट्रेट प्लस अर्जेंटम क्लोराइड का निर्माण कर देगा। उसी प्रकार सोडियम सल्फेट है जो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो NaCl का निर्माण करेगा, और बेरियम सल्फेट भी मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनेगा।
नेक्स्ट है अविक्षेपण अभिक्रिया। जब अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, जब अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर कहाँ बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, उसे क्या कहते हैं, अविक्षेपण अभिक्रिया। जैसे NaCl है, अर्जेंटम नाइट्रेट है, दोनों एक्वस सोल्यूशन है, NaCl भी और अर्जेंटम नाइट्रेट भी। और अर्जेंटम क्लोराइड क्या होता है, तो ये नीचे जाके बैठ जाती है, और ये सोडियम नाइट्रेट है, ये एक्वस जलीय विलयन बन जाता है। तो NaCl और अर्जेंटम नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो अर्जेंटम क्लोराइड अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है। और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस बनेगा, और बेरियम सल्फेट है जो अवक्षेपण के रूप में क्या हो जाएगा, तो नीचे बन जाएगा, बैठ जाएगा, और ये सॉलिड के रूप में बैठ जाता है। नेक्स्ट है उदासीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और भस्म आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो लवण और जल बनाएगा। जैसे क्लोरिक अम्ल क्या है, तो एसिड है, और भस्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो ये भस्म हो गया। तो इसमें अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनेगा, तो लवण और जल बनेगा। तो जैसे क्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaCl का निर्माण करेगा और H2O यानी जल को रिलीज कर देगा। तो अम्ल और भस्म मिलकर लवण जल बनाता है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। H2SO4 से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन H2O को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है HNO3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो KNO3 और H2O को भी ये भी क्या करते हैं, तो रिलीज कर देता है। H2 सल्फ्यूरस कार्बोनेट जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये सब क्या है, तो HCl H2SO4 HNO3 और H2CO3 ये सब क्या एसिड है। और NH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या है, तो क्षार है। तो ये सब क्या है, क्षार। तो उदासीन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदासीन अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है उदासीन। अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन आगे होता है और भस्म में OH हमेशा पीछे होता है, ठीक है। भस्म में OH पीछे होता है। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। जब अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त करेगा, तो हाइड्रोजन से। और अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जब अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे अम्ल धातु और लवण क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, तो HCl क्या है, तो अम्ल है, और सोडियम क्या है, धातु। तो ये अम्ल से धातु से रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस H2O को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। नेक्स्ट उसी प्रकार है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को ये भी रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है HNO3 जो पोटेशियम से क्या करे, रिएक्शन करे तो पोटेशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन को भी क्या करे, रिलीज कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट करा है कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बायोकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। इंपॉर्टेंट ये भी है, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट, अम्ल किससे, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, तो रिलीज करता है। अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पॉइंट याद रखना। अम्ल हमेशा हाइड्रोजन के आगे H लगा रहेगा और भस्म के OH है। जब अम्ल धातु मिलकर क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। जब अम्ल धातु से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो किसको मुक्त करेगा, तो हाइड्रोजन गैस के। और जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। जैसे देखो अम्ल है, धातु है और उसका धातु का कार्बोनेट है तो HCl और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो N2 आएगा और
और CO2 गैस को रिलीज कर देगा। HCl सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2 को क्या कर देगा, रिलीज करेगा। उसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड है जो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सल्फेट और H2O और CO2 को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, CO2 गैस को रिलीज कर देगा। CO2 गैस को क्या कर देगा, तो रिलीज कर देगा। उसी प्रकार अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा, जल बनेगा और CO2 गैस को रिलीज करेगा। जैसे अम्ल HCl है और सोडियम बाइकार्बोनेट है और तो रिएक्शन करेगा तो NaCl और H2O का निर्माण करेगा, CO2 गैस को रिलीज कर देगा। उसी प्रकार एक बार OG है, NO3 है और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो Na सोडियम नाइट्रेट देगा और हाइड्रोजन गैस जल बनेगा और CO2 गैस को रिलीज कर देता है। HNO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सोडियम नाइट्रेट प्लस जल और CO2 गैस को रिएक्शन कर देगा। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। जैसे पेड़ पौधे के भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस से, जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O जब रिएक्शन करता है सूरज के लाइट में तो क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज बनाएगा, O2 है और H2O का रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूरज के प्रकाश में रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा और H2O बन जाएगा। ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा, H2O बनता है, ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2 बनता है, ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण करेगा। उसी प्रकार अर्जेंटम ब्रोमाइड को लाइट के साथ रिएक्शन करेगा तो अर्जेंटम प्लस ब्रोमाइड का निर्माण करेगा। उसी प्रकार अर्जेंटम आयोडाइड जो लाइट के साथ रिएक्शन करेगा तो अर्जेंटम बनेगा और आयोडाइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया फलस्वरूप नए पदार्थ बनने पर पुनः वापस उसी तरह लौट जाता है। पहले रिएक्शन होगा तो बन जाएगा नया पदार्थ, फिर बाद में वही पदार्थ रिटर्न आकर वही पदार्थ में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके NH3 बनाया, जब यही टूटेगा तो N2 और H2O में टूट जाएगा, ये क्या कहलाता है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में वृद्धि होती है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में वृद्धि होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ताप में निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी और इसमें अभिकारक प्रतिफल प्लस ऊष्मा देगा, अभिकारक प्लस ऊष्मा क्या दे देगा, प्रतिफल। जैसे क्या है, तो पानी प्लस चूना, वाशिंग पाउडर प्लस पानी, वाशिंग पाउडर प्लस पानी देंगे तो ऊष्मा देगा, श्वसन करेंगे तो क्या है, तो ऊष्माक्षेपी है। पानी प्लस चूना क्या है, तो ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। वाशिंग पाउडर प्लस पानी तो ये ऊष्माक्षेपी है, श्वसन करेंगे तो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, श्वसन करना ऊष्माक्षेपी है, उससे ऊष्मा हीट निकलती है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में क्या होती है, कमी होती है। अभिकारक और ऊष्मा प्रतिफल देगा, अभिकारक और प्रतिफल ऊष्मा में टूट जाएगा। पानी और ग्लूकोज क्या है, तो पानी और ग्लूकोज का मिश्रण क्या हो जाएगा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। और सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो ऊष्माक्षेपी और सांस छोड़ेंगे तो ऊष्माशोषी हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को ही उपचयन कहते हैं। उपचयन क्या हो जाती है, आगे जाके ऑक्सीकृत होती है, ऑक्सीकृत को ही अपकारक या अपचायक बोला जाता है, अपचायक। तो ऑक्सीकरण को उपचयन कहेंगे, ऑक्सीकृत कहेंगे या अपकारक भी कहेंगे, अपकारक या अपचायक भी कहेंगे, अपचायक, उपचयन, अपचायक, अपकारक कहेंगे। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहेंगे, अपचायक कहेंगे या अपकारक कहेंगे या ऑक्सीकृत कहते हैं। उसी प्रकार अपकरण को अपचयन बोलेंगे, अपचयन कहेंगे और इसे उपचायक कहेंगे। उपचायक या अपकृत या ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये ऑक्सीकृत होता है या अपकारक, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो इसे पहला अपकरण को अपचयन बोलेंगे या उपचायक कहेंगे, अपचयन या उपचायक या अपकृत या ऑक्सीकृत कहलाता है।
ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि होना, ऋणात्मक तत्व में वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण। धनात्मक तत्वों में कमी होना और इलेक्ट्रॉन में कमी होना, तो ऑक्सीजन जोड़ेगा तो धनात्मक हाइड्रोजन भी टूटेगा, इलेक्ट्रॉन भी टूटेगा। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ता है और ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि होती है और धनावेश में भी वृद्धि होती है। ऋणात्मक तत्व और धनावेश में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और धनात्मक तत्व में क्या होगी, तो ये कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऋणात्मक में वृद्धि होगा, धनावेश में वृद्धि होगा। हाइड्रोजन का टूटेगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होगा। तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, कमेगा। हाइड्रोजन कमेगा तो इलेक्ट्रॉन भी कमेगा, इलेक्ट्रॉन कमेगा तो इसमें धनात्मक तत्वों में भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। किस में, तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन या अपचायक में होगा। ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा या संयोजकता में वृद्धि होगा। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा और संयोजकता में क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑक्सीकरण और संयोजकता में वृद्धि होगा। तो ऑक्सीजन को जुटेगा तो ऑक्सीकरण के क्या होगा, तो वृद्धि होगा, संयोजकता में वृद्धि होगा और धनावेश में वृद्धि होगा। और इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और धनात्मक तत्वों में भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। किस में, तो ऑक्सीकरण में। नेक्स्ट है अपकरण या अपचयन या उपचायक कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन टूटेगा तो हाइड्रोजन जुटेगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, जुटेगा। और ऋणात्मक तत्वों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, धनात्मक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। और धनावेश में कमी हो जाएगा, ऋणावेश में वृद्धि हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगा, संयोजकता में भी कमी। ऑक्सीकरण में जब ऑक्सीजन टूटेगा तो क्या ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा, संयोजकता में भी कमी हो जाएगा। तो इसमें जब ऑक्सीजन टूटेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन हो गया और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पे। हाइड्रोजन में वृद्धि होगा और ऋणावेश में वृद्धि होगा। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगा, संयोजकता में भी क्या हो जाएगा, कमी होगा। किस में, तो ऑक्सीकरण ही अवकरण में हो जाएगा। यानी अवकरण को ही अपचयन बोलेंगे, उपचायक बोलेंगे, ऑक्सीकारक को बोलेंगे, अपकृत बोलेंगे। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बन जाता है और O2 के जुटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का जुटना ही क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यह कार्बन का क्या हो रहा है, अवकारक पदार्थ है। कार्बन का अवकारक पदार्थ है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अवकारक यानी अपचायक हो रहा है। अपचायक यानी उपचयन हो रहा है। ठीक है। कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें अवकारक यानी अपचायक होगा और अपचायक होगा। और इसमें क्या अपचायक होगा और उपचयन की रिएक्शन होगा। ठीक है। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर जुट रहा है तो ये क्या हो गया, अपकारक यानी अपचयन या उपचयन हो रहा है। अपचायक या उपचयन हो रहा है। ठीक है। अपचयन नहीं, उपचयन। अपचायक और उपचयन हो रहा है। ठीक है ना। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अपचायक और उपचयन होगा। अपचायक या उपचयन हो रहा है। इसी प्रकार क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या होता है, तो जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है तो अपकरण होगा। और ऑक्सीजन देखो टूट रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है तो इसमें क्या हो गया, अवकरण हो गया। और ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन का टूटना ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। ऑक्सीकरण और अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है। किसके साथ होता है, ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होगा। और जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण है उसका अवकारक या अपचायक कहलाता है। अपचायक को ही क्या बोलते हैं, तो उपचयन बोलते हैं। ठीक है ना। अवकारक को ही अपचायक कहते हैं या उपचयन कहते हैं। जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसका ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाता है। ठीक है। ऑक्सीकारक या अपचायक कहलाता है। जैसे देखो ZnOC है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो Zn और CO2 का निर्माण करता है। जैसे Zn को ऑक्सीजन टूट रहा है तो ये क्या हो गया, अवकरण हो गया। Zn ऑक्सीजन को टूट रहा है
ऑक्सीजन टूट रहा है तो अपकरण, और कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जेडोनो का अपकरण हो रहा है और जेडोनो का ऑक्सीकारक हो रहा है, ठीक है। और सी का ऑक्सीकरण हो रहा है और सी का अपकारक हो रहा है। उसी प्रकार देखो कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो H2 और कॉपर का निर्माण, तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन टूट रहा है तो अपकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन टूटेगा तो अपकरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो ये क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है तो क्या हो जाएगा अपकरण, और हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन टूट रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो जाएगा, तो ये अपकारक होगा। क्लोरीन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो हाइड्रोजन जुट रहा है तो ऑक्सीकारक हो जाएगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड में कार्बन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण, और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन टूट रहा है तो अपकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन टूटेगा तो अपकरण, ऑक्सीजन टूटेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब उसी प्रकार है, नोट में कह रहा है कि धातु अपकारक होता है, धातु ऑक्सीकारक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धातु क्या होता है, अपकारक के रूप में कार्य करेगा, अधातु ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अधातु ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है और हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो अपकारक होते हैं। धातु अपकारक होते हैं, अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। धातु अपकारक होते हैं, अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, अपकारक होगा, हाइड्रोजन अपकारक। किसी यौगिक के अंत में O2 है वह ऑक्साइड होता है, जैसे O2 होगा तो वह क्या होगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और KMnO4 KCr2S7 ये सब क्या हो जाएगा, जिसका अंत में O2 रहेगा तो ऑक्सीकारक हो जाएगा। और किसी यौगिक के हाइड्रोजन है तो वह अपकारक हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो अपकारक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड HCl और HBr, तो ऑक्सीजन रहेगा उसमें तो ऑक्सीकारक, हाइड्रोजन रहेगा तो उसमें अपकारक हो जाएगा। ऑक्सीकरण की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या होता है, तो पहला आवर्त सारणी के पहला ग्रुप हेलिना करे रब से फरियाद, ये सभी क्षारीय धातु हैं, ये ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। उसी प्रकार वर्ग 2 में अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ऑक्सीकरण संख्या इसका +2 होता है। और वर्ग 17 में यह सभी तत्व हेलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं, इसमें सभी का ऑक्सीकारक कितना होता है, -1, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब क्या है, तो वर्ग 17 में आते हैं और इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या O(-2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या O(-2)। किसी यौगिक के ऊपर जितना आवेश होता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है, जितना आवेश होगा उस पर वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जैसे सोडियम अमोनिया हो गया, अमोनिया में इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, लेकिन प्लस रहेगा तो इस पर +1 हो जाएगा और धनात्मक आवेश। और Cr2O7 में ऑक्सीकरण संख्या 0 लेकिन -2 है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। किसी यौगिक में तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण निकालना है तो पोटेशियम का 1 हो जाएगा, और मैग्नीज का निकालना है उसको X मान लेंगे, और मैग्नीज पर -2 रहता है तो -2 मैग्नीज का X हो गया, ऑक्सीजन पर -2 रहता है और गुने 4 हो गया और बराबर 0 कर देंगे तो ये 8 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना 7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार निकलता है K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो क्रोमियम का निकालना है तो K पोटेशियम पर +1 रहता है और +X मान लेंगे क्रोमियम के, 2 है तो 2 गुने X, ऑक्सीजन पर -2 रहता है × 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, उसी प्रकार निकल जाएगा। उसी प्रकार ये सब है। ऑक्सीकरण और अपकरण ऑक्सीकरण के आधार पर होता है, ठीक है। जैसे टीन क्लोराइड है, टीन क्लोराइड SN जो फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बन रहा है, SnCl4 से बन रहा है, FeCl2 बन रहा है। तो SN के साथ SnCl4 बन रहा है और फेरिक क्लोराइड से फेरिक बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, तो इसमें क्लोराइड जुट रहा है ना, CN क्लोराइड बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण या अपचयन होगा। तो SnCl2 का क्या हो रहा है, अपकारक के रूप में होगा।
और FeCl3 में Cl2 घट रहा है तो ये ऑक्सीकारक हो जाए, जो घट रहा है ऑक्सीकारक, जो बढ़ रहा है उसके अवकारक होगा। जो बढ़ रहा है तो SnCl4 2 बढ़ गया तो ये अवकारक हो गया, और FeCl3 पहले Cl3 थी अब Cl2 हो गया तो ये घट रहा है तो ऑक्सीकारक हो रहा है, ऑक्सीकारक। उसी प्रकार ये भी है SnCl2 तो ये हो जाएगा, देख लो फिगर, इसका भी ये है। SnCl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो SnCl4 Hg2 और Cl2 का निर्माण, तो हाइड्रोजन HgCl2 से क्या हो रहा है, तो ये तो सेम है, तो अवकरण संयोजकता में कमी हो रहा है। Hg2 इसमें क्या हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो अवकरण होगा, अवकरण होगा, बढ़ रहा है ना, ये मरकरी 1 था हो गया 2 तो ये अवकरण हो गया। और SnCl2 में SnCl2 था Cl4 हो गया तो क्या हो रहा है, तो क्लोराइड को बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी संयोजकता में वृद्धि हो रहा है, संयोजकता में वृद्धि हो रहा है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण या अपचयन अवघटन अवक्रिया कहलाता है। मोल संकल्पना, तो इसकी खोज एवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने मोल संकल्पना कर दिया था। इसका मात्रक पदार्थ का परिमाण होता है मोल संकल्पना, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण होता है, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। तत्व का द्रव्यमान 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है, लीटर में 22.4। यौगिक का भार 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 6.022 10⁻23 और 22 इसका भी होता है। आवेश का 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 आयन होता है, तो ये सब आवेश यौगिक सब सेम रहता है 1 मोल का। किसी पदार्थ का वास्तविक द्रव्यमान ही उस पदार्थ का 1 मोल कहलाता है, वास्तविक द्रव्यमान ही उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, तो मोल कहलाता है। हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 होता है तो इसका 1 मोल होगा, हीलियम के परमाणु भार 4 है तो उसका 1 मोल होगा, लिथियम का परमाणु भार 7 है तो 1 मोल होगा, और कार्बन के 12 होता है एटॉमिक मास तो इसका मोल 1 ही होगा। ऑक्सीजन का 16 है तो इसका भी 1 ही होगा। मैग्नीशियम का 24 है एटॉमिक मास तो इसका मोल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैल्शियम के 40 है तो इसका 1, और जल का एटॉमिक मास 18 है तो इसका मोल 1 हो जाएगा। इस सभी में वास्तविक भार दिया है इसलिए इसमें 1 मोल होगा, 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, तथा आयतन में कितना 22.4 लीटर होगा। एग्जाम्पल में कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम भार में कितना मोल होगा, तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु भार में 1 ग्राम है और 2 ग्राम में कह रहा है तो इसमें 1 ग्राम में 1 मोल होता है तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन के 36 ग्राम भार में कितना कण होगा, तो कण कह रहा है तो सी के परमाणु के भार कितना है 12 ग्राम, कार्बन के परमाणु के भार कितना 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में 1 मोल है तो 36 ग्राम के 12 × 36 यानी 3 मोल हो जाएगा। इसका 3 गुना तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना, और 1 मोल बराबर 6.022 10⁻23 होता है तो 3 मोल बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 मोल बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 और 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुना करके कितना आ जाएगा 1.8606 इंटू 10⁻24 कण आ जाएगा। और आयतन में कितना 22.4 इंटू 3 आयतन निकालना है लीटर में तो कितना हो जाएगा, तो 22.4 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। कह रहा है कि ऑक्सीजन के 48 ग्राम भार में कितना मोल होगा, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु भार में कितना होता है 16 होता है तो 16 ग्राम में 1 मोल का वृद्धि हो रहा है तो 48 ग्राम में कितना 3 मोल का वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है कि मोल का आयतन निकालना तो 22.4 से और गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 67.2 लीटर आ जाएगा। तो मोल से निकालना आयतन में मोल से 22.4 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार H2O में इसका यौगिक मोल होगा तो ये हाइड्रोजन का +1 होता है 1 × 2, ऑक्सीजन का 16 होता है 18 ग्राम बराबर 1 मोल हो जाएगा। कार्बन में 12 होता है 16 और ऑक्सीजन में 16 दूनी 32 तो ये 44 ग्राम बराबर 1 मोल हो जाएगा। उसी प्रकार सब है निकलेगा। मोल बराबर क्या होता है दिया गया भार बट्टा वास्तविक भार, दिया गया भार बट्टा वास्तविक भार होता है। 72 ग्राम हाइड्रोजन H2O में मोल की संकल्पना कैसे निकालेंगे, तो 72 ग्राम और मोल H2O में कितना होता है तो 16 × 2 = 18 तो 18 × 4 = 72 हो जाएगा। तो मोल की संख्या निकालना तो 4 मोल हो जाएगा। कणों की संख्या निकालना तो 4 × 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। और आयतन में निकालना है तो 22.4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे।
उसी प्रकार है 88 ग्राम CO2 में मोल की संख्या कितना होता है, 88 जो वास्तविक भार ऊपर होगा, CO2 के अनुभार कितना है, तो 16 दूनी 32 और 12 कितना, 44 दूनी 88, 2 मोल हो जाएगा। कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 कण को 2 से गुना कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, इतना। और इस प्रकार आयतन निकालना है तो 2 से 22.4 लीटर से कर देंगे मल्टीप्लाई। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल निकालना है तो 50 ग्राम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के निकालेंगे तो 40 12 56 56 फुलती 48 कितना 100 हो जाए तो 1/2 मोल हो जाए। कण निकालना है तो कण 1/2 है तो मोल, एक मोल का कितना होता है 6.02 से गुना कर देंगे, मोल गुना 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 कण आ जाएगा। उसी प्रकार वॉल्यूम है तो 1/2 इंटू 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना 11.2 लीटर आ जाएगा, 11.2 लीटर। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार और लवण। अम्ल भस्म लवण। अम्ल का क्या होता है तो जिसके आगे H+ आगे H+ होगा तो अम्ल हो, जैसे HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होते हैं और H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है और H3BO3 को ब्रोमिक अम्ल कहा जाता है, H3BO3 को। और H3BO4 ये फास्फोरिक अम्ल होते हैं, H3PO4 और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा और HI हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, HCl हाइपोक्लोराइड क्लोरस अम्ल हो जाएगा और HClO2 क्लोरस अम्ल होता है, HClO3 क्या क्लोरिक अम्ल हो जाता है। ये सब क्या है तो हाइड्रोजन आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिसके आगे H+ होगा वो क्या हो जाएंगे तो एसिड हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं तो अम्लीय हो जाते हैं। सोडियम क्या है धातु और इसका ऑक्साइड के साथ कर देंगे तो ये क्षारीय K2O क्या है तो धातु। पोटेशियम 2 8 तो ये धातु पोटेशियम है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम का कितना होता है 20 तो 2 8 8 2 तो ये क्या है तो कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा क्षारीय बन जाएगा। और क्यूप्रिक ऑक्साइड भी क्या है तो क्यूप्रिक का एटॉमिक नंबर 29 होता है तो 2 8 8 8 8 16 2 18 18 2 8 18 18 26 2 28 ये भी क्या है तो 29 होता है इसका। तो कॉपर ऑक्साइड भी क्या है तो क्षारीय के रूप में, धातु के ऑक्साइड क्या बन जाते हैं क्षारीय और जिसका H आगे लगा रहेगा तो एसिड कहलाएगा। और उसी प्रकार ये भस्म है तो इसमें पीछे में OH निगेटिव रहेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लेड ट्राइऑक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या है तो ये सब होती है भस्म यानी क्षार होता है। और इसमें HClO4 परक्लोरिक अम्ल में भी क्या तो ये भी क्षार है, परक्लोरिक अम्ल ये अम्ल हो गया ना, परक्लोरिक क्षार कहाँ से हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं तो अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड जैसे कार्बन क्या अधातु है तो ये CO2 हो गया। नाइट्रोजन क्या है तो नाइट्रोजन भी अधातु है तो ऑक्साइड ऑक्सीजन जुड़ेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। फास्फोरस भी क्या है तो अधातु है और सल्फर भी क्या है तो अधातु है तो ये अधातु के ऑक्साइड मिलेगा तो ये अम्लीय बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अम्ल और धातु में पहचान कर सकते हैं। और नोट में फर्स्ट पॉइंट करा कि CO और NO और जल के ये सभी क्या है तो उदासीन होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल ये सब क्या है तो उदासीन होते हैं। और Al2O3 PbO और जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और SNO ये सब क्या है तो एम्फोटेरिक होते हैं, अधातु धातु दोनों के रूप में कार्य करें। एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और SNO ये सब क्या है तो सभी एम्फोटेरिक होते हैं यानी उभयधर्मी के रूप में कार्य करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं तो वैसे धातु जो ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों का गुण पाया जाता है, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, टिन ऑक्साइड हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, ये सब में क्या होते हैं तो एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे देखो जिंक ऑक्साइड है सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंक आयड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट क्या है तो एक क्षार है।
सोडियम नाइट्रेट क्षार है इसलिए ये अम्ल के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो जिंकाइट बन जाएगा, जिंक कार्बोनेट बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आते हैं तो अम्ल के रूप में कार्य करेगा, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा तो जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो ये जिंक ऑक्साइड कहीं पे क्या हो जाता है, अम्ल के कार्य करेगा और कहीं पे क्षार के रूप में कार्य करेगा। अम्ल और भस्म में डिफरेंस देखना है तो इसमें आगे H रहेगा। अम्ल में अधातु के ऑक्साइड क्या रहते हैं तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अरेनियस के अनुसार जल में घुलकर हाइड्रोजन और आयन देता है। अरेनियस ने कहा था कि अम्ल जल में घुलकर क्या देगा तो हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल में जल घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा, अरेनियस ने कहा था। अम्ल के pH मान 7 से कम होते हैं और अम्ल स्वाद में कैसी होती है तो खट्टा होती है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल बदल देता है, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और मिथाइल ऑरेंज में अम्ल का उसका रंग कैसा होता है तो मिथाइल ऑरेंज पर अम्ल डालने से उसका रंग कैसा, लाल हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज भी लाल कर देगा। फिनेप्थिलीन क्या कर देगी तो ये फिनेप्थिलीन अम्ल डालने पर रंगहीन कर देगा। फिनेप्थिलीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त, अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, इसका खोज ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी ने किया था। अम्ल क्या है तो वह प्रोटॉन प्रदान करता है, इसका खोज कौन किया था, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने किया था। इसमें इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति तो होती है। ये किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है अम्ल में, तो ये लुईस के अनुसार होते हैं। और ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी ने कहा था अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा था। और इलेक्ट्रॉन को निर्जन जोड़ी को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, ये लुईस के अनुसार हो गया। अम्ल धातु अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, मुक्त करती है। और फिनेप्थिलीन में अम्ल डालने पर क्या कर देगी, रंगहीन कर देगी फिनेप्थिलीन। और मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल कर देगा और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो यानी फिनेप्थिलीन क्या कर देगा, रंगहीन उदासीन कर देता है फिनेप्थिलीन अम्ल को। इंपॉर्टेंट है, फिनेप्थिलीन रंग को क्या कर देगी तो उदासीन कर देगी। अरेनियस कहता है कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अरेनियस के अनुसार अम्ल है जो जल में घुलकर क्या देगा तो हाइड्रोजन आयन देगा। धातु क्या होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उसी प्रकार भस्म, इसके पीछे क्या होते हैं, OH होते हैं। ये धातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं तो धातु के ऑक्साइड क्षार बनाते हैं, यानी भस्म बनाता है। अरेनियस के अनुसार कहा गया कि भस्म जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड देता है। भस्म जल में घुलकर क्या देगा तो हाइड्रा ऑक्साइड देगा, हाइड्रा ऑक्साइड। इसका pH मान 7 से अधिक होता है क्षार का। भस्म स्वाद में कड़वा होता है और भस्म में लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो छालनी यानी क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज में भस्म डालने पर रंग पीला हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को जब क्षार में डालेंगे तो कैसा कलर देगा तो पीला। मिथाइल ऑरेंज क्षार में डालेंगे तो पीला और फिनेप्थिलीन पर भस्म डालने पर रंग गुलाबी दे देगा। क्षार में मिथाइल ऑरेंज पीला दे देगा और फिनेप्थिलीन गुलाबी दे देगा। यही अम्ल रहता है फिनेप्थिलीन में तो उदासीन कर देता है फिनेप्थिलीन अम्ल में, और क्षार में फिनेप्थिलीन गुलाबी कर देगा। मिथाइल ऑरेंज क्षार में पीला कर देगा, पीला और गुलाबी कर देगा। पीला करेगा मिथाइल ऑरेंज, फिनेप्थिलीन गुलाबी कर देता। भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता, क्षार धातु से कोई रिएक्शन नहीं होगा। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, इसका खोज ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी ने किया था। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इसका खोज ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के द्वारा किया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति होती है। और अम्ल में क्या होता है तो जोड़ी को, निर्जन जोड़ी को स्वीकार करने की, और इसमें क्या करती है तो त्यागती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें त्यागने की प्रवृत्ति होती है क्षार में, और ये लुईस के अनुसार कहा गया। फिनेप्थिलीन क्षार में गुलाबी देगा और मिथाइल ऑरेंज रंग को पीला कर देगा क्षार में। भस्म धातु की अभिक्रिया नहीं करेगा, भस्म लाल लिटमस को नीलम बदलेगा। और ऑक्साइड अरेनियस के अनुसार जल में घुलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दोनों में डिफरेंस है। अम्लीय के कुछ गुण होते हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन नीचे की ओर बढ़ेंगे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये कौन सा ग्रुप है, 17वां ग्रुप है, तो नीचे की ओर बढ़ेंगे तो अम्लीयता गुण बढ़ेगा। और हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या तो अम्ल है, और हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ClO HClO HClO2 HClO3 HClO4, इसमें क्या होता है तो अम्लीयता के गुण बढ़ रहा।
HClO को हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं और HClO2 के क्लोरस अम्ल कहते हैं HClO2 के, और HClO3 को क्लोरिक अम्ल कहते हैं और HClO4 के पर क्लोरिक अम्ल कहा जाता है। HClO4 को पर क्लोरिक अम्ल कहेंगे, HClO3 को क्लोरिक अम्ल कहेंगे, HClO को हाइपोक्लोरस अम्ल कहेंगे, HClO2 के क्लोरस अम्ल कहेंगे। कार्बन यौगिक के अम्ल एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड के रूप में होता है। कार्बनिक यौगिक अम्ल कैसा होता है? तो एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड के रूप में होता है। अम्ल ऑक्सीजन के आधार पर होते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी अम्ल कहलाता है। ऑक्सीजन जैसे H2SO4, H3, H2CO3 और बोरिक अम्ल, ये सब क्या है? तो ऑक्सी अम्ल है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं तो अनऑक्सी यानी हाइड्रोक्सिक अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्सी में HCl हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, तो ये सब क्या है? तो ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होता है। HCl, HI, HF, HBr ये सब क्या है? तो अनऑक्सी हाइड्रोक्सी अम्ल है। अम्ल है जो प्रबलता के आधार पर, तो प्रबल अम्ल हो गया, दूसरा दुर्बल अम्ल हो गया। प्रबल अम्ल ऐसा वैसा अम्ल जो अम्ल में जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये सब क्या देगा? तो खनिज जल में घुलेगा तो अधिक हार्ड एसिड का निर्माण करती है। HCl, H2SO4, HNO3। और दुर्बल अम्ल क्या होता है? वैसा भस्म जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन OH देगा, तो ये क्षार हो गया ना, ये क्षार हो गया। तो H2CO3, HBO3 एसिटिक और एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, हाइपोक्लोरस, HClO3, HClO2 और HClO ये सब क्या है? तो दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। सबसे अधिक प्रबलता बढ़ती है तो ये HF से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें नीचे की ओर जाएंगे तो सबसे कम प्रबल अम्ल होता है कौन? HF। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सबसे अधिक प्रबल अम्ल और सबसे कम प्रबल अम्ल HF होता है। भस्म में प्रबलता के आधार पर प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म हो गया, ठीक ना। प्रबल भस्म और ये दुर्बल अम्ल है, ठीक ना, भस्म नहीं। वैसा अम्ल होगा जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, तो ये कहाँ से हो जाएगा? प्रबल भस्म यानी स्ट्रॉन्ग बेस और दुर्बल भस्म में वीक बेस। वैसा भस्म जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा वो प्रबल अम्ल। वैसा भस्म जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का प्रदान करता है, ये भी ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम ये सब नीचे की ओर जाएंगे तो प्रबल भस्म होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और उसमें ऑक्साइड OH जोड़ देंगे तो नीचे की ओर जाएगा तो प्रबल भस्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका भास्मिक गुण क्या रहता है? नीचे जाने पर बढ़ेगा, किसमें? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी ये फर्स्ट ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इसका क्षार का गुण बढ़ेगा। और जैसे सेकेंड ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजे बेटा मांगे कार स्कूटर, और NH4 कॉपर ऑक्साइड और Al2OH3 ये सब दुर्बल भस्म होते हैं, ये सभी मजबूत। और ये LO3 जो सबसे मजबूत भस्म होगा और बेरिलियम सबसे कमज़ोर भस्म होगा, ठीक है। और ये था जो पहला ग्रुप में था, ये एक दिन था दूसरा ग्रुप में था, ये सब क्या? तो भस्म है। उदासीन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण बनाते हैं। अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाएगा, भस्म और अम्ल मिलकर लवण जल बनाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा तो H2O प्लस NaCl का निर्माण करेगा। उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब HNO3 से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट और जल का निर्माण करेगा। उसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O का निर्माण करेगा। परवल अम्ल और परवल भस्म मिलकर उदासीन लवण बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंट। परवल अम्ल मिलेगा और परवल भस्म मिलेगा तो उदासीन लवण बनाएगा। और परवल अम्ल और परवल भस्म मिलेगा तो उदासीन लवण बनाएगा। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म रहेगा तो उदासीन लवण बनाएगा, ठीक है, ठीक है। परवल अम्ल और परवल भस्म रहेगा तो उदासीन लवण बनाएगा, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म रहेगा तो उदासीन बनेगा। यानी दोनों कमजोर रहेगा तो उदासीन, और दोनों सबसे कमजोर रहेगा तो और उदासीन बन जाएगा। तो परवल अम्ल और दुर्बल भस्म मिलकर अम्लीय लवण का निर्माण करेगा। परवल अम्ल रहेगा तो अम्लीय लवण हो जाएगा, और परवल भस्म रहेगा तो भास्मिक लवण हो जाएगा, ठीक है। लवण का pH मान होता है तो उदासीन में 7 होता है, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो भास्मिक लवण होगा, क्षार हो जाएगा। जैसे
अम्लीय लवण में कौन हो जाएगा, तो अम्लीय लवण और भास्मिक लवण और उदासीन लवण या परवल अम्ल। क्षारीय लवण, अम्लीय लवण में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट, ये सब क्या है, तो अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण कौन कौन है, तो सोडियम NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरस सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट, ये सब क्या है, तो अम्लीय लवण है। भास्मिक लवण या क्षारीय लवण, तो सोडियम का साइनेट, सोडियम फास्फोरिक और पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनेट और सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, तो भास्मिक लवण होते हैं। उदासीन में आ जाएगा तो NaCl, KCl, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, तो उदासीन लवण। और परवल अम्ल में हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3 और परवल भस्म में NaOH, KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, परवल भस्म हो जाएगा। और परवल अम्ल में HCl, H2SO4, HNO3, ये सब परवल है। लवण का पहचान H या OH के आधार पर किया जाता है। जब H बीच में हो तो अम्लीय लवण होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है, जिसमें बीच में आ जाए तो ये अम्लीय लवण होगा। जब OH बीच में हो तो क्षारीय लवण, जैसे BaOHCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ये सब क्या है, तो बीच में OH आ रहा है तो क्षारीय लवण होगा। जिसमें ना H हो ना ही OH हो तो उदासीन लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ना ही इसमें H आ रहा है ना ही OH आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। pH स्केल का 1909 में खोज किया गया था सोरेनसन के द्वारा और फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। परवल अम्ल 3.5 के नीचे जाएगा तो परवल अम्ल 3.5 के ऊपर 7 तक जाएगा तो ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और उसी प्रकार 7 पर आएगा तो उदासीन रहेगा। और दुर्बल भस्म कहते हैं तो ये दुर्बल भस्म हो जाएगा। जब परवल भस्म के मतलब 11 से ऊपर जाएगा तो परवल भस्म, और दुर्बल भस्म रहेगा तो 11 से नीचे यानी 8, 7 से ऊपर और 11 से नीचे तो दुर्बल भस्म का होता है। और इधर की ओर 7 से नीचे की ओर जाएंगे, 7 से 1 की ओर आएंगे तो अम्लीय का गुण बढ़ेगा। और क्षारीय तक में जब 8 से 7 से ऊपर यानी 15 तक जाएंगे तो ये गुण बढ़ेगा। ये pH प्लस OH बराबर कितना होता है, 14। तो pH का मान 5 है तो OH का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका निकल जाएगा फार्मूला पर pH और OH पर, ठीक है। करा कि ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, pH मान 5, pH मान 6, pH मान 2 और pH मान 3, तो ज़्यादा हो जाएगा pH मान 2। कौन है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, तो नीला लिटमस पत्र को, तो ये क्या एसिड है, तो एसिड 5 से कम है, बाकी सब ज़्यादा है 7 से, तो अम्ल करेगा नीला। और उसी प्रकार नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो ये ऑल ऑफ दीज, ये 3 है और ये 5 है pH, ये 4 है, तो सभी एसिडिक है तो नीला कर देगा। किसी दो पदार्थ का pH मान क्रमशः 2 और 5 है तो कौन अधिक अम्लीय होगा, तो pH मान 2 और 5 है तो 2 वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा अम्लीय, और pH मान में कम हो जाएगा तो pH 2 वाला होगा और 10⁻³ गुना अधिक हो जाएगा। जो अम्ल भस्म और गुण को दर्शाता है उसे सूचक कहते हैं। सूचक में प्राकृतिक सूचक लिटमस, हल्दी, बंधा गोभी और चुकंदर। लिटमस, हल्दी, बंधा गोभी, चुकंदर ये प्राकृतिक सूचक है एसिडिक का। और कृत्रिम सूचक में मिथाइल ऑरेंज और फिलिप्पिन ये कृत्रिम सूचक है। और ऑल्फैक्टरी सूचक प्याज हो गया, वेनिला इत्र हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब ऑल्फैक्टरी सूचक के अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम में मिथाइल और फिलिप्पिन आ जाता है। अम्ल के सांद्रता पर 2 भागों में बांटा गया, एक सांद्र अम्ल, एक दूसरा तनु अम्ल। जिसमें अम्ल की मात्रा जल से अधिक हो, जल से अधिक होगा अम्ल, उसे सांद्र कहेंगे। और जिसमें अम्ल की मात्रा जल से कम होगा उसे तनु विलयन, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिटिक एसिड और ये सब क्या है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड ये सब क्या है, तो तनु अम्ल होते हैं। और H2SO4 और HCl ये सांद्र अम्ल होते हैं। अम्ल धातु से रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस का मुक्त करके अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल, धातु
अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करे तो लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तीनों इंपॉर्टेंट है। अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अम्ल भस्म से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो धातु से करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और अम्ल भस्म में जो रिएक्शन करेगा भस्म से अम्ल तो ये जल का निर्माण करेगा। और अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो नींबू के संतरा में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली में टार्ट्रिक, अंगूर में टार्ट्रिक और सेब में मैलिक अम्ल रहते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक और पालक में क्या रहते हैं, ऑक्जेलिक रहते हैं। दूध में लैक्टिक होते हैं, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक होते हैं, सिरका में एसिटिक होते हैं, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होते हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होते हैं, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल और गेहूं में ग्लैटमिक अम्ल होते हैं। बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल और विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रिक अम्ल होते हैं। प्रोटीन में एमिनो अम्ल होते हैं, हरी घास के पत्तों में बेंजोइक अम्ल होते हैं। अम्लों के राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वारोजिया में HCl और HNO3 होता है। HCl का 3 भाग और नाइट्रेट ऑक्साइड का 1 भाग होता है। तो एक्वारोजिया में 3:1 के रूप में रहता है, 3:1। एक्वारोजिया में सोना और प्लेटिनम को क्या कर देगा एक्वारोजिया, तो घुला देगा। सेम इम्पॉर्टेंट वैल्यू नींबू का pH मान 2.4, अम्ल वर्षा के 5.6 होता है, 5.6 अम्ल वर्षा और दूध का 6.5 होता है। जल का 7 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का 7 होता है, उदासीन होता है। पसीना का 7.3 होगा, रक्त का 7.4 होगा, चूना पानी का 11 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट है, इसका pH मान 10.5 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू। नेक्स्ट है पदार्थ और रासायनिक सूत्र दिया गया। तो इसका नमक यानी टेबल साल्ट को NaCl कहते हैं, कास्टिक सोडा NaOH होता है, कास्टिक पोटास KOH होगा। बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना इसी को कहेंगे। और भुजा हुआ चूना को हाइड्रोक्साइड पानी जल डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और भाखड़ा चूना पानी डाल देंगे तो भखर जाता है। चूना या चौक या खड़िया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और लाइम भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। खाने वाला सोडा को बेकिंग पाउडर कहा जाता है, खाने वाला पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। खाने वाला सोडा को बेकिंग पाउडर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, खाने वाला सोडा को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। धोने वाले सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, इसका Na2CO3 होता है। ग्लोबल साल्ट का Na2SO4 होता है, ग्लोबल Na2SO4 बोरेक्स का Na2B4O7 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के MgOH होता है। तूतिया को हरस कशिश कहा जाता है। कॉपर सल्फेट से 5 जल के अणु। नीला कशिश या नीलत होता है या तूतिया कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को 5 अणु को नीला कशिश कहा जाता है। हरा कशिश को फेरा सल्फेट × 7H2 होता है। सफ़ेद कशिश को ZnSO4 होता है। इप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट प्लस × 7H2 होता है। कॉपर जिप्सम का कॉपर सल्फेट में 2H2O जोड़ देंगे तो कॉपर यानी जिप्सम का निर्माण होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का ½ होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaSO2 फिटकरी के K2SO4 L2SO 4 3 × 20 4H2 होता है। बॉक्साइट का Al2O3 × 2H2 होता है बॉक्साइट का। और कैटलिस्ट कल पढ़ेंगे। इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत।